तो हमारा टॉपिक है बेटा आज का डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। तो डिविडेंड एक्चुअल में, जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म के केस में क्वेश्चंस किए हैं, तो वहां पर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, मिलता है प्रॉफिट। फिर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी पार्टनर्स होते हैं क्या? हाँ, कंपनी में भी पार्टनर्स होते हैं, यानी ओनर्स को ही तो पार्टनर्स कहते हैं। बस इसमें पार्टनरशिप फर्म से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, ज़्यादा ओनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओनर्स होते हैं, कई करोड़ ओनर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता था, क्या कंपनी के केस में भी ओनर्स को प्रॉफिट मिलेगा? तो इसका आंसर है यस, मिलेगा। तो जितना भी प्रॉफिट दिया जाता है या फिर जो भी प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है टू द ओनर्स इन केस ऑफ कंपनी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिविडेंड। इसका मतलब क्या है? ये है पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर्स। सर, इसमें पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्यों लिखा है? इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि कंपनी, जरूरी नहीं है कि अगर एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स में बांट दे, ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं 99 केसेस में कि सिर्फ प्रॉफिट का कुछ पार्ट ही वो शेयर होल्डर्स में बांटती हैं। जैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करते हैं कि 60 लाख कंपनी के अंदर ही अपने पास रख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, अपने पास जो रोक लेती है कंपनी, और बाकी के 40 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स में। तो ये जो 40 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड हमें समझ में आ गया कि जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल रहा है उसको हमने डिविडेंड बोला। अब क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड दिया कैसे जाता है। ठीक है, डिविडेंड दिया कैसे जाता है, चलो ये भी डिसाइड कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 करोड़। कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। टैक्स वगैरह सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो बचा वो 1 करोड़ बचा। अब इसमें से हम आगे देखेंगे क्या करना है। अब डिसाइड कौन करेगा कि कितना प्रॉफिट देना है? ठीक है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कंपनी डिसाइड नहीं करती है। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है बेटा, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं। कैसे? वोटिंग करके। ठीक है, कंपनी क्या करेगी? कंपनी यानी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रपोजल देगी। ठीक है, मैनेजमेंट प्रपोजल देगी कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कितना? 40 लाख। ये प्रपोजल दिया है मैनेजमेंट ने। ठीक है, अब इस प्रपोजल को किसके पास लेकर जाएंगे? इस प्रपोजल को शेयर होल्डर्स के पास ले जाएंगे। ये प्रपोजल किसके पास जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, यानी शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ये सभी कंपनीज के केस में मैंडेटरी होती है, सभी कंपनीज इसको कंडक्ट करती हैं। साल में एक बार होनी जरूरी है, नहीं तो कंपनीज पे पेनल्टी भी लग सकती है और बंद भी हो सकती है कंपनी। तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें शेयर होल्डर्स को ये प्रपोजल दिया जाएगा कि 1 करोड़ के प्रॉफिट में से हम 40 लाख डिविडेंड देना चाहते हैं। किसको मिलेगा डिविडेंड? शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अब शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं यस और नो में। जैसे केबीसी के अंदर वोटिंग होती है, ऐसी यहाँ पर भी वोटिंग होती है। ठीक है, मशीन के थ्रू वोटिंग होती है। अब अगर वोटिंग में इन्होंने यस कर दिया,
इन्होंने क्या बोला, ठीक है अप्रूव कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिविडेंड विल बी पेड, डिविडेंड की पेमेंट कर दी जाएगी। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड की पेमेंट का हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी। अगर ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो क्या हुआ, इसके बाद डिविडेंड की पेमेंट डिसबर्स कर दी जाएगी सभी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ 60 लाख रुपए प्रॉफिट है उसको कंपनी किस में रखेगी, या तो अपनी जनरल रिजर्व में रखेगी, या कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में रखेगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही बैलेंस बचाकर रख लेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंस शो करता रहेगा कि इतना प्रॉफिट हमारा बचा हुआ है। तो इस तरह से डिविडेंड की पेमेंट की जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट बेटा किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि डिविडेंड होता कितने टाइप का है। तो यहीं पर हमें आइडिया हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है। और अब हम टाइप ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। टाइप ऑफ डिविडेंड यानी डिविडेंड बहुत तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड, सेकंड है हमारा फाइनल डिविडेंड, और थर्ड हो जाएगा हमारा इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड, इनके मतलब जान लेते हैं। अब हमने प्रोसेस पढ़ा। प्रोसेस में क्या हुआ, कंपनी की मैनेजमेंट ने प्रपोजल दिया शेयर होल्डर्स को कि 40 लाख डिविडेंड देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल दिया गया है 40 लाख का, इस प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड। यानी जो अभी तक सिर्फ प्रपोज किया गया है, यानी एक प्रस्तावित किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल पेंडिंग है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड। लिख लेते हैं इसमें, विच इज proposed by management but still approval is pending। ठीक है, अप्रूवल किसका पेंडिंग है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अभी पेंडिंग है। जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब तक ये डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो अप्रूवल से पहले जो प्रपोज किया जाता है डिविडेंड, उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, अब आते हैं फाइनल डिविडेंड पर। अब इस केस में क्या हुआ, प्रपोज डिविडेंड को शेयर होल्डर्स ने यस बोल दिया। ठीक है, वोटिंग के थ्रू बोल दिया कि हाँ इस डिविडेंड को फाइनल कर दिया जाए। तो जैसे ही शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल गया, तो यही डिविडेंड क्या हो जाएगा, फाइनल डिविडेंड, यानी आफ्टर अप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल प्रपोज डिविडेंड क्या बन जाता है, फाइनल डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, चलो यहाँ भी इजी है बिल्कुल। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिविडेंड पे, इसको बोलते हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि कभी कभी कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, कोई कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकती है। जैसे अब न्यूज़ तो पक्का मुझे पता है कि कोई भी नहीं देखता है न्यूज़। तो न्यूज़ में अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं अलग अलग कंपनीज के। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जियो का भी रिजल्ट आया, रिलायंस का भी रिजल्ट आया। तो जो जियो की पिछले साल लास्ट ईयर में, इस वाले जो क्वार्टर भी एंड हुआ है अप्रैल टू जून, जो लास्ट वाले अप्रैल टू जून में प्रॉफिट था बेटा वो 897 करोड़ था। ठीक है, जियो का प्रॉफिट। लेकिन
इस वाले क्वार्टर में, यानी ये जो अप्रैल टू जून क्वार्टर एंड हुआ है, इसके अंदर उनका प्रॉफिट बेटा 2,500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 2,500 करोड़ से भी ज्यादा। यानी लास्ट ईयर इसी टाइम पीरियड में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 900 करोड़ प्रॉफिट कमाया था, लेकिन इस वाले क्वार्टर में, इस साल में उन्होंने 2,500 करोड़ से ज्यादा अर्न किया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है या नहीं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। तो ऐसे केसेस में क्या करती है कंपनीज, मैनेजमेंट क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देते हैं। यानी जो फाइनल डिविडेंड है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे देते हैं, क्योंकि कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है तो फिर वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसी एक्स्ट्रा डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, और ये डिविडेंड हमेशा साल के बीच में ही दिया जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद नहीं दिया जाता, ठीक है। ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में ही पे किया जाता है और डिक्लेयर भी मिडिल में ही किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड में समझने वाले पॉइंट्स क्या है? इसमें समझने वाले पॉइंट्स ये हैं कि एक तो ये मिडिल ऑफ द ईयर दिया जाता है, मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल डिविडेंड। एडिशनल यानी फाइनल से अलग, एडिशनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर यानी ना तो स्टार्टिंग में, ना ही क्या बोलते हैं खत्म होने के बाद, ये साल के बीच में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरिम डिविडेंड। तो ये 3 टाइप ऑफ डिविडेंड हमें क्वेश्चंस में फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इंटरिम डिविडेंड तो बहुत आसान है, डिक्लेयर हुआ और पे हो गया साल के बीच में, इसमें कोई भी कभी भी इशू नहीं आएगा। इश्यूज जो हमारे आ सकते हैं वो प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड में आ सकते हैं। तो फिर से मैं क्या करूंगा, मैं प्रोसेस पे जाऊंगा। ये हमारा डिविडेंड पेमेंट का प्रोसेस है। मान लेते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2019 से 20 है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो बेटा आप आंसर करना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। फाइनेंशियल 19 से 20, मुझे बताओ जो 19 से 20 का फाइनल डिविडेंड होगा वो कब डिक्लेयर किया जाएगा? इस 19-20 के अंदर ही डिक्लेयर किया जाएगा या फिर ये खत्म होने के बाद डिक्लेयर किया जाएगा? बोलो। सर मैं फिर से 1920 में 1920 का जो डिविडेंड है वो 1920 के अंदर ही पे किया जाएगा या फिर उसके बाद पे किया जाएगा? सर उसी के अंदर। चलो अब ऐसा करते हैं, वापस ना हम पार्टनरशिप वाले चैप्टर पर जाते हैं। पार्टनरशिप में हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया, तो मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद दिया या उससे पहले दे दिया? पार्टनरशिप के केस में भी बेटा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो जब तक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा तुम प्रॉफिट बांट कैसे सकते हो? नहीं बांट सकते हो। तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा होता है उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जाते हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर हमारा प्रॉफिट आता है। यानी ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये 31/3/2020 के बाद हो रहा है, ठीक है। ये 31/3/2020 के बाद हो रहा है। मुझे बताओ जब तक हमारे एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आया तो क्या किसी को फर्स्ट या सेकंड रैंक मिल सकती है? नहीं मिल सकती। कैसे मिल जाएगी? जब रिजल्ट आएगा तभी तो। और रिजल्ट आएगा 12th क्लास के एग्जाम्स के बाद, बीच में थोड़ा ना आ जाएगा 12th कर रहे हो बीच में रिजल्ट आ गया कि जी फाइनल में हम फर्स्ट आ गए। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, कॉमन सेंस है। तो
जो भी हमारा प्रॉफिट का रिजल्ट आएगा वो उस पीरियड के एंड होने के बाद आएगा, तो प्रॉफिट बटेगा भी तो बाद में ही। तो इसीलिए जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो आफ्टर एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, और इसकी फाइनलाइजेशन भी और पेमेंट भी आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, अभी क्वेश्चन जब आएगा ना तो सब ऊपर से जाएगा, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिविडेंड की पेमेंट कैसे की जाती है ये हमें समझ में आ गया। डिविडेंड की पेमेंट कब कब की जाती है ये हमें समझ में आ गया, और डिविडेंड की पेमेंट किसको की जाती है ये भी हमें समझ में आ गया, और कितने टाइप का डिविडेंड होता है ये भी हमें अच्छे से क्लियर है। तो मुझे बताओ बेटा, कोई डाउट है अभी तक? मैं अब क्वेश्चंस हैंडल करने वाला हूँ। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे पास, तो बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में, बोलो मुस्कान, कुछ कहना चाहते हो? हमारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। इतने सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 38 निकालो। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें डाटा दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा डाटा दिया हुआ है। इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अभी हम इग्नोर करने वाले हैं, हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट करेंगे। हाँ मुस्कान बोलो। सर सर मुझे वो पोस्टपोन वाला फिर से समझना था, जो प्रपोज्ड सेकंड वाला, पॉइंट था। यस सर, वही प्रपोज वाला। ठीक है, मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। होता क्या है कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें से प्रॉफिट का शेयर वो ओनर्स को देती है। ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। तो जितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो शेयर होल्डर्स में बांटती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो मान लेते हैं कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी का। तो कंपनी की मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स काम नहीं करते हैं, ये मैनेजमेंट काम करती है। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्रपोजल दिया कि हम 1 करोड़ में से 40 लाख डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो इन्होंने प्रपोजल दिया, तो ये क्या हो गया? ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, ये वाला जो मैनेजमेंट ने प्रपोजल दिया। अब क्या होगा? ये प्रपोजल जाएगा शेयर होल्डर्स के पास, कंपनी के ओनर्स के पास, और शेयर होल्डर्स या तो इसको अप्रूव करेंगे या फिर मना कर देंगे। तो अगर वो अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ठीक है 40 लाख बांट दिया जाए, तो यही डिविडेंड क्या बन जाता है? फाइनल डिविडेंड बन जाता है, सेकंड टाइप ऑफ डिविडेंड, और फिर इसकी पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। 38 के अंदर हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज को फॉलो करना है, लेकिन ऑपरेटिंग अभी हमने किया नहीं है, तो हम सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर ही ध्यान देंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हमें क्या क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इसके बाद जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हम प्रॉफिट छोड़ देते हैं ना, उस बैलेंस की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो इसमें हमें करना क्या है? जरूरी नहीं है कि सारे आइटम्स हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हैं, हम जानते हैं कौन कौन से आइटम्स आने चाहिए। जो भी पैसे उधार लेने से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। जैसे देख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में आएगा,
जनरल रिजर्व नहीं आएगा, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ये भी नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में 8% डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स आएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन है ये भी आएगा, ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या कौन सा आइटम कंसीडर करेंगे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कवर होंगे। फिर इसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, तो सबके पास ये क्वेश्चन है, आंसर करो जल्दी से। तो सबके पास क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो मैं इसको गिवन नहीं लिख पाऊंगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमें इनफ्लो निकालना है और आउटफ्लो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार। तो ये डिवेंचर्स के बारे में है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। यानी हमने जो इस साल एडिशनल डिवेंचर इशू किए हैं वो 1 अक्टूबर को इशू किए हैं। तो पहले क्या करते हैं, डिवेंचर्स को देख लेते हैं। तो डिवेंचर्स हमारे ये रहे। तो डिवेंचर्स बेटा ओपनिंग में 3,75,000 थे और क्लोजिंग में 6,75,000 है, 6,50,000 है। तो इसका मतलब हमने डिवेंचर इशू किया है ना, इनफ्लो हुआ है हमारे पास। ठीक है, और डिवेंचर क्या है, 8% डिवेंचर। तो ओपनिंग में 375 थे, क्लोजिंग में 650 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफ्लो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 8% डिवेंचर्स इशूड, पैसे आएंगे इनके बदले। तो पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, 650 में से 3,75,000 माइनस कर देंगे, 2,75,000 हमने रिसीव किए होंगे। ठीक है, चलो अब डिबेंचर के बारे में दिया हुआ है कि ये जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं इतने रुपए के, ये 1 अक्टूबर को इशू किए हैं, 1 अक्टूबर को। ठीक है, किस चीज में काम आएगा, ये आएगा बेटा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में काम। तो अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ओपनिंग में जो हमारे डिबेंचर थे वो थे 3,75,000 के। तो 3,75,000 पे इंटरेस्ट लगेगा कितना, 8%। कितने मंथ्स का, 30 सितंबर तक लगाएंगे, 6/12 प्लस। अब 30 सितंबर के बाद जब 1 अक्टूबर को नए डिबेंचर्स इशू हुए तो टोटल डिबेंचर्स कितने हो गए, 650 के हो गए। तो 6,50,000 के डिबेंचर्स पे 8% फॉर 6 मंथ्स, 31 मार्च तक। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा 15,000 प्लस 26,000। तो ये टोटल हो जाएगा 41,000। तो 41,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी पे किया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड 41,000। ठीक है, ये पैसे हमने पे कर दिए होंगे, तो ये आउटफ्लो हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। फिर इसी पॉइंट के अंदर दिया हुआ है बैंक लोन वाज रिपेड ऑन द सेम डेट। यानी बैंक लोन की हमने पेमेंट की है। तो बैंक लोन के एक बार पॉइंट देखते हैं। तो बैंक लोन बेटा हमारा ओपनिंग में 1,25,000 था, क्लोजिंग में 1 लाख हो गया। इसका मतलब 25,000 हमने रिपे कर दिया। तो ये जो 25,000 रिपे किया है ये आउटफ्लो हो जाएगा, बैंक लोन रीपेड। तो 25,000 हमारे पास से चले गए। अब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे किया होगा ना पूरे साल में, तो इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा हमें।
तो ये जो रीपेमेंट हुई है ये भी 1 अक्टूबर को हुई है। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। तो स्टार्टिंग में था हमारा लोन 1,25,000 का, तो 1,25,000 का इंटरेस्ट हम निकालेंगे। 8% इसका रेट गिवन है फॉर 6 मंथ्स, 30 सितंबर तक। फिर इसके बाद ये लोन घटकर 1 लाख रह जाएगा। 1 लाख पे 8% फॉर 6 मंथ्स, तो निकाल लेते हैं। तो 4,000 प्लस, तो ये टोटल आएगा 9,000। तो ये भी हमने पे किया होगा, तो ये भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आउटफ्लो में आएगा 9,000। ठीक है, अब आते हैं सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 8% वॉज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। यानी इक्विटी शेयर का जो ओपनिंग बैलेंस था 11,25,000, इस पे हमने 8% डिविडेंड पे किया है। ठीक है, तो डिविडेंड की पेमेंट की एंट्री कर देते हैं। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये 11 लाख का 8% हमने पे किया है, गिवन है इसमें 11,25,000 का 8%, तो ये आएगा 90,000। ये भी चला गया होगा हमारे पास से कैश। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 1,12,500 हैज बीन प्रोवाइडेड। तो बेटा इनकम टैक्स तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता ही नहीं है, तो इनकम टैक्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी जब ईयर हमारा एंड हो गया, यानी 31 मार्च को हमने प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की है। तो देखते हैं एक बार क्या है प्रेफरेंस शेयर्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे ओपनिंग में 7,50,000 के थे और क्लोजिंग में 5 लाख के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, इनको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड, कितना 2,50,000, इनके पैसे हमने वापस कर दिए। ठीक है, तो ये आउटफ्लो हो गया। चलो अब देखते हैं क्या क्या आइटम रह गया। अब हमारा इक्विटी शेयर रह गया। इक्विटी शेयर स्टार्टिंग में 11,25,000 था, क्लोजिंग में 13,75,000। तो हमने इशू किया है 2,50,000 के, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड 2,50,000 के पैसे हमारे पास आए होंगे। फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हम जानते हैं एसपीआर क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है जब हम शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेचते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले 0 था और अब 25,000 हो गया। इसका मतलब हमने जो शेयर्स इशू किए हैं, कौन से इक्विटी शेयर्स, इन पे 25,000 हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये भी तो हो जाएगा ना, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर्स। 25,000 रुपए जो फेस वैल्यू से ज्यादा, ये भी तो रिसीव करेंगे। तो 25,000 हमने ये रिसीव किए होंगे। ठीक है, और क्या रह गया? और सब कुछ हो गया, बस एक पॉइंट बचा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके आगे 5% लिखा है। ये 5% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5% डिविडेंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें 5% डिविडेंड पे करना है। ठीक है बेटा, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये नहीं लिखा हुआ कि डिविडेंड पे किया या नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड की पेमेंट मैंडेटरी होती है। 11th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं बिजनेस में। ठीक है, तो वो किया ही होगा, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, अब ओपनिंग में 7,50,000 थे, क्लोजिंग में 5 लाख है। अब क्वेश्चन बेटा ये रेज होता है कि हमने 7,50,000 का 5% दिया है या 5 लाख का 5% दिया है। ठीक है, तो जो फाइनल डिविडेंड होता है, ये क्या, ये फाइनल डिविडेंड है ना, इंटरिम तो नहीं है। तो फाइनल डिविडेंड की पेमेंट होती है लास्ट डे के बैलेंस पर। ठीक है, जो ईयर एंड में पेमेंट होती है, मिडिल ऑफ द ईयर में नहीं होती।
ठीक है, ईयर एंड या उसके बाद पेमेंट होती है। तो इसका मतलब ईयर एंड के बैलेंस पे किया होगा हमने, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें ये भी बताया हुआ है कि जो हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं वो लास्ट में रिडीम करे हैं। तो मुझे बताओ, इसका मतलब जो 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की है वो डिविडेंड पे करने के बाद ही तो पे किए होंगे ना। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि डिविडेंड पे नहीं करना चाहते तो एक दिन पहले रिडीम कर दो, तो प्रेफरेंस शेयर तो हल्ला मचा देंगे, है ना। तो ये जो 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम करे हैं ये आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड किए होंगे। तो इसका मतलब 7,50,000 पे ही हमारा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जाएगा। तो 7,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड बचेगा 87,500। तो कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ। कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल इनफ्लो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5,50,000। इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो नेट फ्लो निकलेगा। इसका टोटल कर लेते हैं 41,000 प्लस 37,500। तो ये आ रहा है बेटा हमारा 4,52,500। तो क्या निकलेगा इसमें, कैश इनफ्लो ही निकलेगा। तो कैश, नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आएगा 47,500। 47,500। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें क्वेश्चन में? ये नो सर। 97,500। सबको क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इसके अंदर हमने कुछ कैलकुलेशंस भी और सीखा है कि डिविडेंड की पेमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, अगर हमने शेयर्स लास्ट डेट पे रिडीम करे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने लास्ट डेट पे रिडीम करे और उनको डिविडेंड भी नहीं दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो पहले हमने डिविडेंड दिया होगा फिर उनको रिडीम किया होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट पूछना है, किसी को कुछ भी